गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट उसकी चर्चा किए हैं। याद रखें, चाहे वो आने वाले एग्जामिनेशन बीपीएससी 71 हो या फिर बिहार सचिवालय झारखंड का एग्जामिनेशन हो या फिर उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन हो, उन सभी के लिए ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक आप बने रहें, आप निश्चिंत रहें, बीच में आप क्वेश्चन छोड़ करके मत भागें, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे परछाई वहाँ वहाँ आपकी पीछा करेगी। कहने का अर्थ यह है कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलें। सफलता तभी मिलेगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विश्व गुरु आए हुए हैं, धर्म गुरु आए हुए हैं, ये सभी आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप पैसे दीजिए, उसी पैसे से ये भोज करवाएंगे, को शायरी सुनाएंगे। सिलेक्शन से इनका दूर दूर तक कहीं नाता नहीं है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा है, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से केवल 2 ऑप्शन सही है, पहला गलत है। याद रखें कि विवाद से विश्वास योजना जो है वो टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। वर्तमान में जो इस योजना है उस योजना का नाम दिया गया है 2.0, यानी कि इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 में की गई थी और इस योजना का अंतिम लक्ष्य था 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहने का। लेकिन बाद में 2.0 के तहत योजना में इस पहल को आगे बढ़ाया गया है और वर्ष 2024 के बजट में प्रावधान किया गया है टैक्स सेटलमेंट का। तो इस तरह से याद रखें कि इस योजना को दोबारा कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2024 से इस योजना को पुनः लाया गया। प्रश्न है कि तमु लहोत्सव, जिसे लोसर भी कहते हैं, त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका उत्तर है सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है कन्नड़। प्रश्न है, शहीद माथो सिंह हाथ योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर है ओडिशा। अगर पूछ दे इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो वैसे ट्राइबल समुदाय के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी कि आदिवासी छात्रों के स्कूल में बने रहने को यह योजना बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, नागमार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो उत्तर है ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों ऑप्शन सत्य है कि नागमार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि ATGM है। ये मूल रूप से सत्य है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, यानी कि DRDO द्वारा किया गया है। तो इस कारण से ये दोनों ऑप्शंस मूल रूप से सत्य था। अगला प्रश्न है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 3 सत्य है। पहला है कि यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई, ये मूल रूप से सत्य है। तीसरा है, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये भी सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन गलत है। इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। तो इस योजना के तहत जो पात्र परिवार है उन्हें प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाता है तो उस परिस्थिति में 30,000 रुपये की सब्सिडी उन्हें दी जाती है। अगर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है और 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर उन्हें मैक्सिमम 78,000 यानी 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि इस योजना का मैक्सिमम सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें कि अभी तक पात्र कितने परिवार इस योजना से जुड़े हैं, तो 28 जुलाई 2025 के डेटा के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इस योजना में जुड़ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये मूल रूप से सत्य है। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सत्य है मूल रूप से।
सी है कि इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना है। तो इस कारण से ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी गलत था। अगला प्रश्न है कि भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। वो ये है कि यूरोड्रोन कार्यक्रम एक यूरोपीय सहयोग परियोजना है जिसका उद्देश्य है एक मध्यम ऊंचाई की लंबी दूरी वाली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम विकसित करना। याद रखें कि इस कार्यक्रम में जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है प्लस स्पेन है। तो इस कारण से फ्रांस मूल रूप से सत्य होगा, इटली भी मूल रूप से सत्य होगा, जर्मनी भी सत्य होगा, है ना, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एरोस्पेस और रक्षाबाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमें मिलान करना है। सूची में है आयोजन और सूची 2 में है राज्य। कूट के माध्यम से सही पहचान करना है, तो इसका कूट 2 सही है। इसकी चर्चा करते हैं कि गुणोत्सव आयोजन जो है वो है गान नगाई उत्सव है मणिपुर से। पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और सुभद्रा परियोजना जुड़ा हुआ है ओडिशा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 13 का उत्तर है ऑप्शन सी अनीश सरकार। यहाँ पर मैं बता दूँ जो फीडे नाम आया है ये मूल रूप से फ्रेंच वर्ड है। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स, है ना, फीडे का फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों सत्य है, जिसमें इंदौर की बात कहा गया है और उदयपुर की बात कह रहा है। यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के ऊपर मैं बता दूँ यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और समझदारी से उपयोग को बढ़ावा देना। ऐसा कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखें यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 1975 से इस कन्वेंशन को लागू किया गया था। लेकिन पूछ दे कि भारत में ये कब लागू हुआ? तो भारत में 1982 से 1982 से इस कन्वेंशन को लागू किया गया। कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डेज कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में पूछ दे कि सर्वाधिक वेटलैंड कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो उसका उत्तर होगा तमिलनाडु। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जिसे नाम दिया गया है CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। कि CMM का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा है यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी कि रेयर अर्थ मेटल जैसे खनिजों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो इस कारण से पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सत्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सामंथा हार्वे। याद रखें यहाँ पर जो बुकर पुरस्कार की चर्चा किया जा रहा है वो 2024 के बारे में बोला जा रहा है। पूछ देगा कि इसके उपन्यास का नाम बताएं, तो उत्तर होगा इसका ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल है इसके उपन्यास का नाम। 2025 का बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को मिला है। इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस PYQ में कर चुके हैं। अगर पूछ दे यह पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था, तो उत्तर होगा 1969 में। याद रखें बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोंडा रेड्डी। अगर पूछ दे कि ये जनजाति समूह मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करते हैं, तो उत्तर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि वहाँ ये निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 18 का उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है कि 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर अनुमान 6.4 है। दूसरा है कि बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2 रह गई। तीसरा है विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सत्य है। प्रश्न है कि जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा यह किस देश में स्थित है? उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ना तो 1 ना ही 2, दोनों कथन गलत है। सत्य क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो भारत का स्थान सर्वप्रथम यहाँ पे 86 नहीं होगा 2025 में, बल्कि 77 होगा। भारत का स्थान 77वां है। पिछले वर्ष क्या था? तो 85वां स्थान था भारत का, जो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर जो विश्व के 195 देश है, 195 देश नहीं होगा, यहाँ पर 199 देशों की पासपोर्ट्स के नाम शामिल किए गए हैं। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच। याद रखें, अगर पूछ दे नोवाक जोकोविच किस देश से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है या किस देश का खिलाड़ी है, तो उत्तर होगा सर्बिया का। प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अगला प्रश्न है नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 सही है, जिसमें ओडिशा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, ये सत्य है। बिहार तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। तो यहाँ पर बिहार का स्थान तीसरा नहीं है, ओडिशा के बाद दूसरा बताया गया है ना, ये सेकेंड स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यूडाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। अगर पूछ दे यूडाइज का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका उत्तर होगा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोग्राम 2018-19 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में गठित MK जैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बैंकिंग से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है निजामाबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है चिराग पासवान। तो यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडस फूड 2025 का कौन सा संस्करण था? तो वो होगा 8वां संस्करण। या फिर ऐसा भी हो कि इंडस फूड 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है ना, तो उसका उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू 8D का जानदेंग का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है मिजोरम। तो यहाँ पर जो संदर्भ बताया गया है जनरेशन बीटा फ्रैंकी क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म लेने वाले बच्चों को ये 21वीं सदी का एक नया नामकरण दिया जा रहा है, यहाँ पर बीटा नाम दिया गया है ना, ये जनरेशन बीटा नाम होगा। वैसे बच्चे जो 2025 से 2039 तक पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रमेश चंद्र। अगला प्रश्न है कि 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। डी गुकेश को शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, परवीन कुमार को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में और मनु भाकर को निशानेबाजी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया?
इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है जसप्रीत बुमराह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीज़न के रूप में किस रेलवे डिवीज़न का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है जम्मू रेलवे डिवीज़न। यानी ये जम्मू रेलवे डिवीज़न क्या है? तो 69th रेलवे डिवीज़न के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जम्मू रेलवे डिवीज़न कौन से रेलवे डिवीज़न है, इसे बताएं। तो उत्तर होगा 69th। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेती के डिजिटल भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जामनगर गुजरात। अगला प्रश्न है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है ब्रासीलिया। अगला प्रश्न है भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है दोहरा वर्ष। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दूं कि वर्ष का उपलक्ष्य क्या है। तो भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो एक तरह से ये पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु इसका पहल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 23,622 करोड़। ये निर्यात के बारे में बोला जा रहा है, आयात नहीं समझिएगा, एक्सपोर्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नाइजर। नाम को थोड़ा याद रखना है ना। ऑन्कोसेरसियासिस है जिसे कि रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर पूछ दे कि ये कैसे फैलता है तो ये काली मक्खी के काटने से फैलता है। लक्षण क्या है? तो इस बीमारी में त्वचा में खुजली होती है और कई मामले में लोग अंधापन का शिकार भी हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक्सियो मिशन 4 यानी X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ल को। हालांकि ये मिशन वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है और शुभांशु शुक्ला सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सरला एविएशन। अगला प्रश्न है कि भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए C-DOT किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो 47 का उत्तर है ऑप्शन बी आइसलैंड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 150वां। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर गीग और लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो इसका उत्तर है स्विगी। मंत्रालय का नाम याद रखना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर से महत्वपूर्ण 50 MCQs की चर्चा किया। जिस ऑप्शन में कहीं प्रॉब्लम था उन ऑप्शंस को हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अन्य सुझावों को भी आप मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।